के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों का आगमन एवं सफलता। अभी आपने पुर्तगीज कंपनी के बारे में देखा, आपने डच कंपनी के बारे में देखा। अब ब्रिटिश कंपनियां भारत में आती है, उनका आगमन किस परिस्थिति में होता है, उनको सफलता किस प्रकार से मिलती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, पहले से जो कंपनियां जो रही होगी वह ब्रिटिश कंपनी के साथ उसका संघर्ष होना लाजमी है। ठीक है। और जब उनका संघर्ष जब होगा तो बहुत सारे युद्ध होंगे। और संघर्ष किस प्रकार के होंगे? दो तरह के संघर्ष होंगे। भारत में जो पहले से जो कंपनियां जो कार्यरत थी उनके साथ इनका संघर्ष होगा, और साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्थानीय शासक जो थे उनके साथ भी संघर्ष होगा। ठीक है। तो कई तरह के मतलब संघर्ष होते हैं, जिसमें से ब्रिटिश कंपनी को सफलता प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद मिलना मुख्यतः शुरू होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंग्रेजों का आगमन एवं सफलता की बात करेंगे तो इन यूरोपीय शक्तियों में जिन्होंने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में आकर नवीन व्यापारी गतिविधियां प्रारंभ की, अंग्रेज सर्वाधिक सफल एवं प्रभुत्वपादक सिद्ध हुए। अभी तक जितने भी अभी भी जितनी भी क्या बोलते हैं यार, यूरोपियन कंपनियां आई थी, उनमें सबसे अधिक प्रभावी और सबसे अधिक सफल कौन साबित हुए? ठीक है, तो ब्रिटिश हुए। यही रीजन है से ब्रिटिश की बात करेंगे तो एक तरह से आप देखेंगे मुख्यतः इनका प्रशासन 1765 के बाद इलाहाबाद की संधि जब होती है वहां से शुरू होता है। अब भारत में 1947 तक ये रहते हैं। ठीक है, तो जी देख लीजिए कितने में 200 वर्ष के आसपास इनका प्रशासन आपको भारत में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे अधिक सफल भी थे। गौर करने लायक बात यह है कि पूर्वी देशों की ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अपेक्षाकृत देर से आए। ठीक है, क्योंकि इनसे पहले डच आ गए थे, इनसे पहले पुर्तगीज आ गए थे। डच तो इनसे 100 वर्ष, सॉरी पुर्तगीज तो इनसे 100 वर्ष पहले आए। ठीक है, मोर देन 100 वर्ष, क्योंकि 1400 1500 के आसपास वो आए थे, ये 1600 ईस्वी के बाद आते हैं। ठीक है, तो 100 वर्ष की देरी के आने के बावजूद भी ये बहुत अधिक सफल रहे, किंतु वे शेष यूरोपीय शक्तियों को हराते हुए सबसे आगे निकल गए। इसकी मुख्य वजह यह थी कि अंग्रेज भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहे, और उन्होंने इसके लिए सैनिक राजनीतिक शक्ति का सहारा लिया। ठीक है, दो चीज का सहारा लिया, सैनिक का भी सहारा लिया और साथ में राजनीतिक शक्ति का भी सहारा लिया। मौलिक कारण यह था कि इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक विकास, मांग एवं आपूर्ति का संतुलन तथा अनुकूल राजनीतिक स्थिति में पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया था। सिंपल सी बात यह है, ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि जो ब्रिटिश जो थी तो शुरू से ही संपन्न थे, क्योंकि इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक विकास, मांग एवं आपूर्ति का संतुलन तथा अनुकूल राजनीतिक स्थिति जो थी, सो उनको मतलब पूंजी में निवेश करने की प्रवृत्ति को अधिक अधिक प्रोत्साहित किया। और यही रीजन है कि ब्रिटिश कंपनियां बहुत अधिक फली फूली, और ब्रिटिश कंपनियां पे बहुत अधिक राजनीतिक प्रभुत्व नहीं था। मतलब ब्रिटिश कंपनियां जो थी राजनीति से मतलब उनको स्वतंत्रता था। ठीक है, मतलब एक तरह की प्राइवेट कंपनी थी। अब देखते हैं 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई वस्तुएं यूरोप में पहुंचने लगी थी। सर इस एक लाभ के मिनट। हम्म सर उपभोक्ता संस्कृति का मतलब थोड़ा समझाइएगा, इसका मतलब उपभोक्ता इसका क्या संस्कृति में इम्पैक्ट है? अभी तक में कंज्यूमर कल्चर की बात करेंगे। ठीक है, अभी आप देखते हो जैसे कि तरह तरह की चीजें की आपकी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी चावल दाल पे भी जीवित रह सकता है, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट आप खाना खाने जाते हो कि नहीं जाते हो? तो इसीलिए तो रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हो। पिज्जा खाने की क्या जरूरत है? मतलब जीने के लिए कोई जरूरत तो नहीं, सिर्फ पिज्जा खाने की आवश्यकता है। ठीक है, कुरकुरे खाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी लोग शौक के तौर पे खाते तो नहीं। यही है मतलब कंज्यूम करना, चीजों को कंज्यूम करना, मतलब अपनी आवश्यकताओं को आप बढ़ा रहे हैं। इंसान अगर चाहे तो सिंपल फोन से भी काम चला सकता है, लेकिन फिर भी स्क्रीन टच फोन क्यों यूज करता है? क्योंकि अपनी चीजों को बढ़ा रहा है। तो ये चीजें जैसे जैसे लोगों में बढ़ेगी, वैसे ही जरूरतें जिस प्रकार से बढ़ेगी, तो कोई ना कोई उस जरूरत को पूरा करेगा। तो डेट उस समय उस चीज को फिल करने के लिए ब्रिटिश कंपनियां आती है। और यूरोप में जो ये कल्चर बढ़ रहा था उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए उनको उपनिवेश चाहिए। और इसी के दौरान भारत और अन्य पूर्वी देशों में ब्रिटिश कंपनियां जो थी अपने प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, और इसी के वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी लाभ के व्यापार ने अंग्रेजों को पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि आप चीजों को कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना था। अब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, क्योंकि इनसे बहुत अधिक लाभ हो रहा था। रॉ मटेरियल तो यूरोप में मिलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, भारत या फिर अन्य पूर्वी देशों की ओर आने के लिए उनको प्रेरित किया। ठीक है, 1599 की बात करेंगे। दुसाहसी, दुसाहसी का मतलब एडवेंचर होता है। ठीक है, जो एडवेंचर करना पसंद करता है वो व्यक्ति जो था, जिसका नाम था मिल्डन हॉल, भारत आया था। ठीक है,
तो मिल्डन हॉल की बात करेंगे, भारत कब आया था? तो 1599 में ही आ गया था। और इसी के एक साल बाद, ठीक है, 1599 की बात करेंगे, या फिर 1600 ईस्वी का आखिरी दिन था। 1600 ईस्वी का आखिरी दिन था, तारीख थी 31 दिसंबर। कौन सी तारीख थी? 31 दिसंबर थी। 1600 ईस्वी का ये आखिरी दिन था, तारीख महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर इस दिन प्राप्त होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी दिन होती है, 1600 ईस्वी में होती है। तारीख की बात करें 31 दिसंबर को होता है। अब पूर्व में अंग्रेजों या इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी। और ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना कब हुई थी तो क्या बताएंगे? तो 31 दिसंबर 1600, ठीक है। हाँ, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर, मतलब चार्टर क्या था? एक आदेश पत्र था, जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूरब में व्यापार करने के विशिष्ट अधिकार प्रदान किए। ठीक है, तारीख कितना था? 31 दिसंबर 1600 का ईस्वी का समय था, इसको आपको ध्यान में रखना है। और उस समय जो महारानी जो थी, महारानी एलिजाबेथ थी। भारत में किसका शासन होगा उस समय? तो भारत में उस समय शासन की बात अकबर का शासन होगा। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, उसमें भारत में मुगल प्रशासक या फिर मुगल शासक कौन होते हैं? तो अकबर होते हैं। अब ब्रिटिश महारानी की बात करेंगे तो कौन होती है? महारानी एलिजाबेथ प्रथम होती है। शुरू में अगर बात करेंगे तो ये इनको जो अधिकार पत्र जो दिया गया था, एक प्रकार का आदेश पत्र था या फिर अधिकार पत्र कह लीजिए या फिर चार्टर कह लीजिए, मात्र 15 वर्षों के लिए दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो शुरू में जो इनको अधिकार पत्र मिला था वो कितने वर्षों के लिए मिला था? तो क्या बताओगे? तो 15 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए मिला था? तो ध्यान में रखना, 15 वर्षों के लिए मिला था। ध्यान रखेंगे, प्रदान किए गए, जिन्हें मई 1609 में एक नवीन चार्टर आदेश पत्र के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया। लेकिन बाद में एलिजाबेथ जब शासिका जब नहीं रहती है और जब जेम्स प्रथम का जब शासन काल आता है, ठीक है, जेम्स प्रथम, जेम्स फर्स्ट कह लीजिए, 1609 में, तो इनको, ठीक है, एक नया चार्टर घोषणा किया गया, एक नया आदेश पत्र लाया गया। अब शुरू में इनको मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, अब उसको कितने समय के लिए कर दिया गया? अनिश्चित काल के लिए। कितने समय के लिए कर दिया गया? अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शुरुआती वर्षों में सामान्य तौर पर व्यापारियों के एक समूह का स्वतंत्र बेड़ा भारत भेजा गया। ऐसी यात्रा से प्राप्त लाभ को व्यापारी आपस में बांट लेते थे। शुरू में जो इनको लाभ जो होता था ना, जैसे मान लीजिए एक बेड़ा गया, 50 आदमी 100 आदमी का व्यापार करने के लिए ग्रुप जो आया, भारत आया, फिर किसी पूर्वी देश में गया, और जो प्रॉफिट जो हुआ ये सब आपस में क्या करते थे? बांट लेते थे। अब इनको इतना ही पे तो सीमित नहीं रखना था। वहां पे जो शासक जो बैठा हुआ था, ब्रिटिश सम्राट जो बैठा, वो भी सोचे भाई साहब हमने इसको अधिकार पत्र दिया है, कहीं ना कहीं से मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से इसको बड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे इसमें सुधार होती गई। तो शुरू में 15 वर्षों के लिए इनको व्यापारिक अधिकार दिए गए, 1609 में इसको बढ़ा के अनिश्चित समय तक कर दिया गया। वित्तीय दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी डच कंपनी की तुलना में छोटी थी, क्योंकि डच कंपनी पहले से थी। अपनी प्रथम व्यापार यात्रा में डच कंपनी की तुलना में कम आमदनी हुई। इसके बावजूद अंग्रेजी कंपनी की एक विशेषता यह थी कि उसका संगठन बड़ा ही, मतलब सहज था। सहज होने का रीजन क्या था? भाई कोई सरकारी कंपनी नहीं थी। प्राइवेट कंपनी को देखते हैं ना, कितना सहज होता, आसान होता उसको संचालित करना, लेकिन वही सरकारी काम कितना जटिल होता। तो डच कंपनी कैसी थी? सरकारी थी। और ये जो कंपनी जो थी प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, शुरू में जो इनके पार्टनर जो थे, निदेशक जो थे, इसमें कितने थे? 24 निदेशकों का समूह था। शुरुआती दौर में कितने निदेशक थे इसमें? 24 निदेशकों का। अभी 24 निदेशक क्या है? जैसे मान लीजिए हम हैं, आप हैं, यहाँ पे 10 लोग हो गए, ठीक है, सभी लोगों ने क्या किया? अपना एक फंड शुरू किया, कंपनी शुरू किया, सभी लोगों ने उसमें पूंजी डाला। ठीक है, अब उस पूंजी से हम लोग व्यापार करेंगे, जो पैसा जो उसे इनकम जो होगा उसको आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। ठीक है, और हो सकता है हम लोग क्या डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, हो सकता है और भी लोग उसमें फंड करना चाहे, तो उसके लिए शेयर जारी होता था। ठीक है, आप अब मान लीजिए हम लोग 24 आदमी ने मिलकर कंपनी को शुरू किया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोग शामिल होना चाहते हैं प्रॉफिट को देखते हुए, तो हम अपना शेयर जारी करेंगे, और उस शेयर को क्या होगा? 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग खरीदेंगे। ठीक है, फिर जो प्रॉफिट जो होगा, ठीक है, प्रॉफिट जब होगा तो उनका एक हिस्सा, एक चंक्स जो है उनको भी जाएगा। ठीक है, जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर्स की आम सभा में होती थी। 24 जो निदेशक जो थे, 24 जो डायरेक्टर जो थे, इनका चुनाव होता था। इनका चुनाव कौन करता था? तो शेयर होल्डर जो थे वही करते थे। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार पर, विशेष रूप से इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसाला प्राप्त करने वाले द्वीप तक केंद्रित था। मतलब शुरू में इनका ध्यान क्या था? मसालों का व्यापार करना। मसालों में भी क्या चीज का व्यापार करते थे? जानते क्या चीज का व्यापार करते थे? कभी आपने सोचा कि काली मिर्च का ही व्यापार क्यों करते थे?
किसी ने सोचा कि काली मिर्च के और भी तो बहुत सारे, काली मिर्च समझे किसको बोलते हैं, गोल मिर्च को बोलते मरीच हैं, को, ठीक है। मिर्च, हाँ, तो मरीच इसी को। का व्यापार क्यों क्योंकि करते सर थे वहाँ पता पे, है, रीजन इस। सर वहाँ पे सर हम्म। मीट का जो है ना प्रोडक्शन बहुत होता था हाँ बिल्कुल, यूरोप में। मीट कंज्यूप्शन बहुत ज्यादा होता था। मीट कंज्यूम होने का भी रीजन क्या है यूरोप में, कि देखिए यूरोप में क्या होता है ना, खेती नहीं होता है, क्योंकि बर्फ पर क्या होती है ना, जो वहाँ पे बर्फ होता है, बर्फ से सारा जमीन ढका हुआ रहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकता है। और जब एग्रीकल्चर जब नहीं होता है तो वहां के लोग क्या है, मांसाहारी है, ठीक है। अब मांसाहारी लोगों को क्या चाहिए भोजन में, मीट ही चाहिए, मीट मछली। ठीक है, क्या चाहिए वहां पे, मीट चाहिए। और भाई मीट को जब खाओगे आप, ठीक है, तो जाहिर सी बात मसाला चाहिए। अब मसाला में भी कौन सा मसाला, अभी भी आप देखते जाइएगा, ठीक है, पका हुआ मीट जो अभी जो दुकान वगैरह में बिकता है, ठीक है, नहीं वो आग पे बेचते रहता है, उसमें देखिए काली मिर्च डाल के बेचता है ना, ऊपर से छीट के देता है, टेस्टी होता है। इसलिए गोल मिर्च का कंजप्शन जो था, या फिर काली मिर्च का कंजप्शन बहुत ज्यादा था। काफी लोग इसको कंज्यूम करते थे, रीजन यही था, मीट मीट को कंज्यूम करने में इसका यूजेज होता है, इसलिए काफी अधिक, ठीक है। यहाँ तक कि अभी के समय ही नहीं, ठीक है, प्राचीन काल में ही यवन प्रिय कहा जाता था। क्या बोलते थे, यवन, यवन विदेशी को कहते थे। और जो विदेशियों को जो प्यारा जो है, वो क्या है, गोल मिर्च है, इसीलिए इसको क्या बोलते थे, यवन प्रिय के नाम से जाना जाता था। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझ में आया से क्यों, मतलब काली मिर्च का ही सारी यूरोपियन कंपनी व्यापार करते थे, इसके पीछे रीजन क्या है, समझ गए। चलिए, प्रथम 12 वर्षों तक इन्हें प्रत्येक वर्ष 20% का लाभ होता था, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब शुरू जब कंपनी जब बनी, 1600 एडी में जब कंपनी बनती है, तो शुरुआती वर्षों में इनको प्रॉफिट जो होता था कितना होता था, 20% इनको प्रॉफिट होता है। शीघ्र ही अंग्रेजों ने भारत की वस्तु विशेषकर कपड़ों का महत्व समझा, और वो इसका और उसका उपयोग मसाला, ध्यान, मसाला खरीदने के लिए करने लगे, ठीक है। गुजरात में, सूरत में कारखाना खोलने की योजना बनाई, और कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल बादशाह, ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया, ठीक है। और जो जहांगीर के दरबार में जब पहुंचता है तो उस समय दिल्ली राजधानी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। ठीक है, क्या राजधानी हुआ करती थी, कितने राजधानी हुआ करती थी, आगरा। कहाँ राजधानी हुआ करती थी, सॉरी, आगरा आगरा सर। राजधानी हुआ करती थी। दिल्ली राजधानी किसके समय गई, दिल्ली राजधानी किसके समय गई, शाहजहां के समय, किसके समय गई, शाहजहां के समय दिल्ली राजधानी जाती है, ठीक है। तो ये पहुंचा, क्या नाम है, हॉकिंस पहुंचा, ठीक है, 1609 में किसके दरबार में पहुंचा, किसके दरबार में पहुंचा, 1608 भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, ठीक है, देख लीजिए 1608 ही होगा, ठीक है। किसके दरबार में पहुंचा, गिर जहांगीर। जहांगीर के दरबार में पहुंचा, ठीक है। और जहांगीर के दरबार में जब पहुंचता है तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई रहती है, किसकी मृत्यु हो जाती है 1605 में, अकबर की डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन जेम्स प्रथम का इसके पास वो लेटर था, भाई आप कहीं पे जाओगे किसी व्यक्ति से मिलने, तो कहीं ना कहीं आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जिसका रिप्रेजेंट कर रहे हो उसका लेटर वगैरह दोगे ना आप। हाँ सर, हम उसके यहाँ से आए, देखिए मेरे पास ये है, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये लेटर जो था ना, इसमें जहांगीर का नाम नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, उसमें अकबर का ही नाम लिखा हुआ था। मतलब 1608-9 ईस्वी तक ये पता ही नहीं था ब्रिटिश लोगों के को भी कि भारत का शासक, मुगल शासक का बदल चुका है, जहांगीर की जगह पे कौन हो चुका है, अकबर आ चुका है। मतलब कम्युनिकेशन बहुत अधिक वीक थी डेट टाइम, जाहिर सी बात है। तो जो पत्र जो मिला था, वह पत्र किसके नाम से इशू किया गया था, क्या बताओगे, अकबर के नाम से, ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे, जब यहाँ पे जैसा ही मतलब ये पहुंचा हॉकिंस, तो किसको सबसे डर लगने लगा, पुर्तगालियों को, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ पे पहले से व्यापार करने थे, उनको लगा से अगर ये मतलब मुगल से अगर मिल गए तो हमारा कहानी साफ हो जाएगा। तो पुर्तगालियों ने षड्यंत्र रचना शुरू किया, उन्होंने बहुत तरह के कॉन्स्पिरेसी की से हॉकिंस कभी भी जहांगीर से मिले ही नहीं, लेकिन फिर भी वो पहुंचने में सफल हो जाते हैं। लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि जहांगीर को ये डर था से अगर हम ब्रिटिश को अगर अधिक लाभ देंगे तो एक तरह का दोनों दोनों ब्रिटिश कंपनियां के बीच में क्या होने लगेगा, ठीक है, लड़ाई शुरू हो दुश्मन जाएगी, होता है, ठीक है। और उसका प्रतिस्पर्धा बढ़। सबसे बड़ा, हाँ, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, लड़ाई होगी, और इसका सबसे ज्यादा खराब असर किस पे पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, तो मुगलों पे पड़ेगा, क्योंकि उनका व्यापार व्यापार क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। इसलिए उसने ब्रिटिश को आगे से बोला, भाई साहब जाओ, हमारा पुर्तगालियों के साथ ट्रेड ट्रेड ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि ब्रिटिश, पुर्तगाली से मुगल जो थे काफी अधिक परेशान रहते थे। लेकिन जब सफलता इनको कब मिलती है,
किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन एक बैटल ऑफ सवाली होती है, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैटल ऑफ क्या होती है, सवाली होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो बैटल ऑफ सवाली होती है, ध्यान में रखना है। और ये बैटल काफी अधिक महत्वपूर्ण है, बैटल ऑफ सवाली, क्योंकि यहाँ पे बैटल ऑफ सवाली में आप देखोगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है से ब्रिटिश कंपनी पुर्तगीज कंपनी को पराजित कर देती है। यह सूरत के पास में एक छोटा सा जगह है जिसको बोलते हैं सवाली। ठीक है, क्या बोलते हैं, शवाली बोलते हैं। ठीक है, वहां पे कैप्टन मिडल्टन था, ये मैं नाम कई बार बता चुका हूँ। 1611 में कैप्टन मिडल्टन जो था, यहाँ पे पुर्तगाली जहाजी बेरों को परास्त किया। और ये सारे चीजें जब हो रही थी तो एक व्यक्ति काफी प्रसन्न हो रहा था। तो व्यक्ति कौन था, तो व्यक्ति जहांगीर था। जहांगीर को लगा सर ये पुर्तगाली तो बहुत बन रहा था, अब आया इसको कोई सबक सिखाने वाला। ठीक है, शुरू में जहांगीर को ब्रिटिश कंपनी को इसलिए मतलब उसने व्यापारिक अधिकार नहीं दिए क्योंकि उसके मन में क्या था, डर था। ठीक है, क्या था उनका मन में डर था, ये व्यक्ति को हम व्यापारिक अधिकार दे, हो सकता है पुर्तगाली बहुत अधिक शक्तिशाली है, पुर्तगालियों के सामने टिके या ना टिके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने सूरत के निकट शवाली में जब पुर्तगालियों को जब पराजित किया तो इनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। और इससे काफी अधिक कौन व्यक्ति प्रभावित हुआ, तो मुगल सम्राट जहांगीर जो था काफी अधिक प्रभावित हुआ। और इसी को देखते हुए 1611 में सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। अगर पूछा जाएगा ब्रिटिश ने पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया, तो 1611 मसूलीपट्टनम कहेगा। मसूलीपट्टनम या फिर इसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं। ठीक है, मछलीपट्टनम इसका नाम था, लेकिन ब्रिटिश लोग सबका नाम खराब कर देते थे, मतलब मसूलीपट्टनम कहना शुरू किया, ये नाम इसका होगा मसूलीपट्टनम। ठीक है, लेकिन क्या था, यह मछलीपट्टनम था। तो 1611 में इन्होंने एक फैक्ट्री तो स्थापित की थी, जो कि पहला फैक्ट्री था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। यह अस्थायी था, छोटा सा फैक्ट्री भी नहीं था, छोटा सा, मतलब एक सिर्फ घर बनाएंगे तो सीमेंट का घर बनाएंगे, ईंटा का घर बनाएंगे तो अस्थायी बनेगा। ठीक है, झोपड़पट्टी बना देंगे तो क्या होगा, घर तो वो भी है लेकिन क्या वो अस्थायी, कभी भी वो हट सकता, हो सकता आंधी तूफान में उड़ जाए। तो 1611 में मसूलीपट्टनम में मछलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। लेकिन 1613 में सूरत में मतलब क्या था, ये अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की गई थी। तो अस्थायी और अस्थायी में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, बाद में पश्चिम तट पर अनेक स्थानों पर कारखाना खोलने की अनुमति मिली। अब यहाँ पे ये सब कुछ हो गया। ठीक है, हॉकिंस साहब आ गए, तो हॉकिंस और थॉमस रो के बारे में जान लेते हैं। थॉमस रो या फिर टॉमस रो भी कहीं कहीं पे दिया रहता है। जैसा कि विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है, सन 1615 में सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसने कारखाना तो खोल लिया, 1613 में इसने कारखाना खोल लिया ना सूरत में। अब कारखाना तुम खोल ही लोगे, जैसे मान लो कि जो कोई कंपनी आती है बिहार में और यहाँ पे एक फैक्ट्री स्थापित कर देती है। ठीक है, चलो फैक्ट्री स्थापित हो गया, लेकिन जब फैक्ट्री स्थापित कर लेगा उसके बाद भी सरकार से तो उसको बहुत सारी काम होगी कि नहीं होगी। अब उनको क्या चाहिए, बिजली रेट सस्ता करवाना है, मान लीजिए कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट का यूज करता है तो उसको कम करवाना है, कुछ सब्सिडी वगैरह मिल जाएगा तो काफी अच्छा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए आप ना विशेषाधिकार प्राप्त करने की कोशिश करें, जैसे चलो कुछ सुविधा मिल जाए, कुछ हम व्यापार करते ट्रेड के ऊपर मतलब क्या कुछ डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, ये सब करने की कोशिश करेगी। तो पहला फेज में तो जहांगीर से मिलना ही इनके लिए टफ था। जब जहांगीर से मिले तो बहुत मेहनत करने का 1613 ईस्वी में सूरत में कारखाना स्थापित कर लिया। अब टॉमस रो को भेजा गया था, थोड़ा संधि बंदी करो और थोड़ा सा जहांगीर से कुछ मतलब अपने व्यापारिक अधिकार प्राप्त करो। 1619 ईस्वी तक ये व्यक्ति रहा, 1615 से लेके ठीक है 1619 तक रहा, दरबार में ही रहा टॉमस रो। लेकिन जहांगीर जो था टस से मस नहीं हुआ, मतलब जहांगीर को मनाने में और व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में बिल्कुल मतलब 4 वर्षों में व्यक्ति असफल हो गया। बाद में गुस्सा होकर अपना नहीं, मतलब एक ही चीज के लिए आप रोज रोज कहोगे, आप व्यक्ति प्रतिदिन टाल देगा तो बाद में आदमी को कितना गुस्सा आता है, ये गुस्सा होकर भाग गया दरबार से, निकल गया। ठीक है, मतलब 4 वर्षों में मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में सफल रहा। मतलब अब इनका उद्देश्य ये नहीं था कि कारखाना स्थापित करना, अब इनका उद्देश्य क्या था, से किसी भी तरह से व्यापारिक संधि करे। ठीक है, कारखाना तो स्थापित हो गया, तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाना स्थापित करने और उन्हें विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। रो ने शाही सहायता प्राप्त करने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने पुर्तगालियों के जहाज को लूटना और नष्ट करना जारी रखा।
और भारतीय जहाजों से भारी हर्जाना वसूल करते थे। ठीक है। उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत चेतावनी, संधियों, षड्यंत्र और आक्रमण का सहारा लिया। 1620 ईस्वी में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को फिर से परास्त किया। इसके बाद पुर्तगालियों का खतरा लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 1633 में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों के मार भगाया। ठीक है, क्योंकि पुर्तगाली लोग जो थे ना, ये तो ध्यान में रखेंगे। तो ये पुर्तगाली लोग जो थे, ध्यान में रखेंगे, ये तो क्या बोलते हैं, व्यापारी तो थे ही, और साथ में लुटेरे थे। क्या थे? लुटेरे थे। ये हुगली नदी के आसपास से जो भी जहाज वगैरह जो गुजरती थी ना, उसको ये लूट लेते थे। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या करते थे, उसको लूटते थे। तो इस वजह से, ठीक है, 1633 में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली, यहाँ पे आई थिंक इसका शाहजहां का शासन काल आ जाएगा 1633 में। ठीक है, शाहजहां का ही था। शाइस्ता खान को आई थिंक भेजा गया था। ठीक है। तो 1633 में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को मतलब मार भगाया, और इसी के आसपास आप देखोगे पुर्तगाली शक्ति पूरी तरीके से मतलब क्या होती है, डाउनफॉल की तरफ चली जाती है। अब अंग्रेजी धीरे धीरे, अंग्रेज कंपनियां भारत में विस्तार तो कर ही रही थी, अब उनका व्यापारिक विस्तार मतलब शुरू होता है। पुर्तगालियों के प्रभाव और क्या कुछ बोल रही थी क्या? चलिए, तो अब यहाँ पे सर अंग्रेजों ये का क्या होगा? भारतीयों से क्यों हर जाना करते? क्या करते थे, नहीं समझे? ये भारतीय जहाजों से क्यों हर जाना वसूल करते थे? भारतीय जहाजों से हर्जाना वसूल करने का बहुत सारे रीजन था। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, प्रोटेक्शन देने के लिए भी हर्जाना वसूल करते थे, जैसे कि पुर्तगीज वगैरह भी करते थे। तो ब्रिटिश कंपनियां भी शुरू दिनों में की थी, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेनली ये पुर्तगीज की नीति थी, जो भी मतलब इसको कौन सा नीति बोलते थे, कार्टेड पद्धति। क्या बोलते थे? कार्टेड, क्या बोलते हैं, या भूल गया मैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आरकेएस भी कार्टेज प्रणाली। ठीक है, मान लीजिए पुर्तगाली क्या करता था ना, जैसे ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र, तो समुद्र से जाहिर सी बात है जहाज जाएगी। ठीक है, जहाज जा रही समुद्र से। ठीक है, तो पुर्तगाली क्या यहाँ पे एक अड्डा बना दिया। ठीक है, और जब यहाँ से गुजरती थी, तो पुर्तगाली कह रहे तुम हमको पैसा दो, नहीं तो तुम्हारे जहाज पर हम आक्रमण करके डुबो देंगे। मजबूरन में जहाज को पैसा देना पड़ता था, तो पुर्तगाली जहाज जो है उनके जहाज पे हमला न करे। तो ये एक तरह से ना मतलब टैक्स वसूलते थे। ठीक है, सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। और नहीं देने पे क्या करते थे, पुर्तगाली जहाज क्या करती थी, हमला कर देती थी। और ये इतने शक्तिशाली थे ना समुद्र में, ये मतलब ब्रिटिश, सॉरी, ये मुगल शासकों से भी, मतलब अकबर वगैरह से भी मतलब क्या करते थे, कार्टेज वसूलना शुरू कर देते थे। मतलब उनसे भी पैसे लेते थे। मतलब एक दो जहाज तो जाने देता था, चलो शासक है, लेकिन जब बड़ी संख्या में जब जाता था तो उनसे भी पैसा मतलब लेना मतलब शुरू कर देता था। ठीक है, अब मेनली जो भारतीयों से कब वसूलते थे पता है? जब सूरत को बोला जाता था मक्का का द्वार बोलते थे। ये प्रश्न पूछा हुआ 68 बीपीएससी में, कि किस शहर को, ठीक है, किस शहर को, या फिर सॉरी किस बंदरगाह को मक्का का द्वार कहते हैं? तो सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था। रीजन क्या है? क्योंकि मक्का जाने के लिए सूरत बंदरगाह का ही यूज होता था। तो बहुत सारे लोग जो थे मक्का जाते थे, तीर्थ पे जाते थे, तो उनसे मतलब क्या करते थे, ये लोग पैसे वसूलते थे। ठीक है, क्यों देने के लिए? तो प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है। हाँ, तो पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त करके अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कारखाने स्थापित किए, और 1623 ईस्वी तक सूरत और मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त भरौच गुजरात में पड़ता था, अहमदाबाद में कारखाने खोले गए, और कंपनी की सुरक्षा की दृष्टि से इसकी किलाबंदी भी की गई। ठीक है, मतलब आप इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको क्या कर दिया गया, किलाबंदी कर दिया गया। 1625 में अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी की। इस इससे उनकी क्षेत्र विस्तार की और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का पता चला। डच एवं मुगल सत्ता में टकराव से बचने के लिए अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, अब दक्षिण भारत में ये मुख्यतः मतलब क्या करेंगे, खुद को मतलब विस्तार करने की कोशिश करेंगे दक्षिण में, क्योंकि लेकिन मुख्यतः जब इनका उत्कर्ष जो होता है ना, तो मतलब नॉर्थ इंडिया में ही होता है, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट में, ठीक है, मुख्यतः बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब को जीतेंगे तो ये काफी लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इनका विस्तार जो था धीरे धीरे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इस सब को जीतने के बाद संपूर्ण भारत में होगा। लेकिन अभी दक्षिण भारत में भी ये कर्नाटक वगैरह पॉलिटिक्स में कर्नाटिक वार जो होता है उसमें इन्वॉल्व होना शुरू होंगे। और जब दक्षिण में जब इन्वॉल्व होंगे तो इनका संघर्ष पुर्तगालियों से न होकर किससे होना शुरू होगा,
फ्रेंच से, कि कौन सी शक्ति? फ्रेंच शक्ति, क्योंकि फ्रेंच शक्ति का भारत आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1664 में नहीं, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और 1667-68 में वो भारत आती है, ठीक है। तभी तक पुर्तगाली का कहानी समाप्त। अब इनका सीधा संघर्ष किनके साथ होगा? तो फ्रांसीसियों के साथ, क्योंकि अब इसी के आसपास क्या होगी, फ्रांसीसी कंपनी भी भारत में पहुंचेगी। 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने ओरमुज पे, ठीक है, ओरमुज पर कब्जा कर लिया, ठीक है। ये ओरमुज पे कब्जा करने के बाद काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। ये आपको पड़ता है ईरान के आसपास का इलाका है ये, ठीक है, ईरान के आसपास का ही जगह है, ठीक है। तो इस पे जब कब्जा करेगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है ये, ठीक है। अभी भी ये काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। ये स्थान पे अगर कोई अगर कब्जा कर लेता है तो दुनिया के 20 से 25% जो ऑयल का जो ट्रेड जो होता है ना, ठीक है, तेल व्यापार जो होता है इसी रास्ते से होता है, ठीक है। तो काफी अधिक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अभी भी है, उस समय भी था। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी क्योंकि इसके पश्चात वो पुर्तगालियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गए। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा भी जाता है। अंग्रेजों ने 1739 में स्थानीय राजा से मद्रास लीज पे लिया, ठीक है, मद्रास लीज पे लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मद्रास एक बंदरगाह था और अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया। इसके बदले में उन्होंने किलेबंदी की और अपना सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है। 1639 में इन्होंने क्या किया, स्थानीय राजा से मद्रास लीज पे लिया, ठीक है। मद्रास एक बंदरगाह था, बंदरगाह तो है ना मद्रास में, और अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया। इसके बदले में उन्होंने किलाबंदी भी की और साथ में उन्होंने अपना सिक्का जारी करने का अधिकार भी प्राप्त कर लेता है, ठीक है। 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने विजयनगर शासकों की प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा जो थे, ठीक है, उनसे मद्रास जो था छीन लिया, ठीक है। और यहाँ पे सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया जिसके भीतर कारखाने खोले गए, ठीक है। तो यहाँ पे मद्रास को विस्तार करने का जो श्रेय जो जाता है एक व्यक्ति का जिसका नाम है फ्रांसिस डे। क्या नाम है उसका? क्या नाम याद रखोगे? फ्रांसिस डे, आपका उसका नाम याद रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो मद्रास को कब लिया गया लीज पे? तारीख क्या है, क्या बताएंगे? मद्रास को कब लीज पे लिया गया? तो 1639 में, ठीक है। और किससे लिया गया, किससे छीन लिया गया, तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा जो था उनसे मतलब मद्रास क्या किया, छीन लिया, ठीक है। और यहाँ पे उसने कौन से किले बनाए? तो सेंट जॉर्ज किला, ठीक है। सेंट जॉर्ज किला क्या था? तो मद्रास के भीतर जो सेंट जॉर्ज किला जो था एक तरह के कारखाने भी थे और ये हेड ऑफिस बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हर जगह पे किला जो था ना ये लोग बना के उसको हेड ऑफिस के तौर पे प्रयोग करते थे। और जो भी किला जो बनते थे ना वो जो थे कहीं ना कहीं जो समुद्र के किनारे होते थे या फिर नदी के किनारे होता, जैसे फोर्ट विलियम इन्होंने शुरुआती दौर में ही हुगली के किनारे बना दिया, सेंट जॉर्ज के इन्होंने मद्रास में बना दिया, ठीक है। 1652-54 के दौरान अंग्रेज डच से शत्रुता के कारण भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नजदीक आ गए। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह किया जिसका नाम था कैथरीन दी ब्रिगेंजा। क्या नाम था उसका? पुर्तगाली राजकुमारी का नाम क्या था? कैथरीन दी ब्रिगेंजा, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब ब्रिटेन के राजकुमार का विवाह क्या था? चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश राजकुमार, सॉरी ब्रिटिश सम्राट जिसका नाम था चार्ल्स द सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट नाम इसलिए है क्योंकि अभी जो ब्रिटिश का जो शासक थे उसका नाम है चार्ल्स द थर्ड है, ठीक है, ये सेकेंड था ये, ठीक है। इससे कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो चार्ल्स द्वितीय जो था, ठीक है, उसका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी से होता जिसका नाम था कैथरीन द ब्रिगेंजा। और उस समय पुर्तगाली के अधीन बॉम्बे हुआ करता था, ठीक है, जिसको बंबई कहते थे, जो एक टापू था, 7 टापू का शहर था। बंबई जो अभी आप देखते वो ऐसा कुछ नहीं था, टापू था, छोटा छोटा टापू था, ठीक है। कितने टापू थे? 7 टापू थे, ठीक है। तो ये 7 टापू को दहेज के तौर पर दे दिया गया चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने देखा सब भाई साहब हम लंदन में बैठे हुए फालतू सा कोई टापू दे दिए जहां पे कोई रास्ता उता भी नहीं है, मैं क्या करूंगा इसको लेके, ठीक है। तो उन्होंने 1661 में मिला, दहेज स्वरूप बंबई टापू मिल गया, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय ने देखा मेरे लिए यूजलेस है, उसने बोला कंपनी का तुम लोगे? तो कंपनी को उसने बोला हाँ लेंगे। तो 10 पाउंड वार्षिक किराए के मामूली सा किराया था ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो चलो तुम हमको 10 पाउंड वार्षिक किराया देना, ठीक है, हर साल 10 पाउंड तुम हमको देना और तुम ये ले लो, ठीक है। 1687 के आसपास उनको आई थिंक दिया गया था, 1661 में दहेज पे मिला था और 1687 में दिया गया। और यही आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया, ठीक है।
तो आई थिंक इस तारीख तो मुझे नहीं, 1661 में था, दिया गया था। और इसने 64 में सर। 1668, अच्छा, सर कुछ साल के बाद दे दिया गया था। 1668 में आई थिंक ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। और 1687 में, ठीक है, ये 1687 ध्यान में रखिएगा, ये जो था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बन गया था। बोलोगे सर इससे पहले मुख्यालय कहाँ था? तो इससे पहले मुख्यालय बाबू सूरत हुआ करता था। कहाँ पे था? सूरत मुख्यालय हुआ करता था। और सूरत से मुख्यालय उठाकर कहाँ पे लिया जाता है? कहाँ पे लेके आते हैं? ठीक है, तो सूरत से मुख्यालय लेके आ रहे बॉम्बे। अब बोलो सर बॉम्बे को अभी तक किसी, जैसे चेन्नई को या फिर मद्रास को विकसित फ्रांसिस डे ने किया, तो बॉम्बे का भी तो किसी ने किसी विकसित किया होगा। तो उसको विकसित करने का श्रेय या फिर संत जेराल्ड ऑंगियर को माना जाता है। किसने विकसित किया बॉम्बे को? जेराल्ड ऑंगियर ने। किसने विकसित किया? जेराल्ड ऑंगियर ने किया। ठीक है, तो धीरे धीरे सूरत से 1687 मुख्यालय को बंबई लाए। और बंबई नाम इसका ध्यान में रखा, अभी तो मुंबई कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मुंबा देवी का मंदिर है, तो उसी से नाम इसका मुंबई पड़ गया। धीरे धीरे सर चार्ल्स ऑक्सेनडेन, जो कि 1662 लेकर 69 तक रहे, उसके बाद जेराल्ड ऑंगियर और सर जॉन चाइल्ड, जो कि 82 से 90 के प्रशासन के दौरान समृद्धि की और बहुत अधिक मतलब विकास किया बॉम्बे। अभी बॉम्बे क्या है से आप लोग जानते ही है, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है, भारत की आर्थिक राजधानी या फिर कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन मुख्यतः बॉम्बे को विकास करने का श्रेय इसका था। ठीक है, तो बॉम्बे कैसे कैसे ब्रिटिश के कब्जे में आया, कहानी पता हो गया, भूलेंगे तो नहीं। विवाह हुआ पुर्तगीजी राजकुमारी, क्या नाम था, नाम क्या बताया पुर्तगाली राजकुमारी का, बताना जरा फिर से। कैथरीन रबीगंजा। और कैथरीन दी ब्रिगेंजा, ठीक है, उनका विवाह किसके साथ होता है? चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है 1661 में। और 1600, हाँ चार्ल्स सेकेंड। 1687 में बंबई जो था सूरत के जगह पे, ठीक है, क्या होता है, तो कंपनी का मुख्यालय बन जाता है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव। अब ये तो हो गया, ये कहानी हो गया। अब ये पूर्वी भारत में कंपनी पहुंचेंगे। अब पूर्वी भारत में कह रहा हो तो इसमें बिहार होगा, बंगाल होगा, उड़ीसा होगा। ठीक है, ध्यान में रखें क्या क्या हो जाएगा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब पूर्वी भारत का हिस्सा है। 1630 के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1633 में उड़ीसा के बालासोर और 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित किए। बंगाल का हुगली वाला याद कर लीजिए, बालासोर भले ही भूल जाना, बट ये 1651 वाला आपको याद करना चाहिए क्योंकि बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित किए थे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कारखाना ये रहने वाला है 1651 वाला। ठीक है, तो उड़ीसा में बालासोर में कब कंपनी स्थापित, कब कारखाने स्थापित हुए? 1633 में। 1630 और ध्यान में रखेंगे, 16 और हाँ बिल्कुल 1651 में हुई। शुरुआती दिनों में आप देखोगे ना, तो बिहार में इन लोगों ने कारखाने वगैरह नहीं स्थापित किए थे। ये बंगाल से बिहार को लीड करता था। ठीक है, बिहार में पटना और बंगाल में ढाका और कासिम बाजार में भी कई कारखाने खुले, लेकिन बाद में खुले। ठीक है, 1658 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा और कोरोमंडल तट सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गया। सेंट जॉर्ज किला कहाँ पे था? कहाँ पे था सेंट जॉर्ज किला? मद्रास में था। वेरी गुड। ठीक है, पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जैसे कपड़े का थान, सिल्क, चीनी और सोरा देश के अंदरूनी हिस्सों में लाना पड़ता था। ठीक है, तो सोरा बड़ा इंपॉर्टेंट था। सोरा का व्यापार लोग कहाँ से करते थे? व्यापार से करते थे। ठीक है, पटना फिर से। बिहार से करते थे, बिहार से, पटना बिल्कुल से। ठीक है। हाँ, सोरा को क्या बोलते? सोरा से क्या बनाते थे ये लोग? बारूद बनाते बारूद। थे। सोरा को क्या बोला? साल्ट पीटर कहते थे, जिससे बारूद बनता था, युद्ध में उसका प्रयोग होता था। और इसके लिए उनको कई जगह पे चुंगी देना पड़ता था, कई जगह पे सीमा शुल्क देना पड़ता था, क्योंकि शासक चेंज हो जाता था। ठीक है, मुगल मुगल काफी इनको परेशान करते थे। इनके लिए सोचते थे कुछ ऐसा किया जाए ना, से मतलब ये सारा टैक्स वगैरह ये सब देने से पूरा लफड़ा ही समाप्त हो जाए। ठीक है, तो ऐसा ये मौका तलाश रहे थे और ऐसा इनको मौका मिलता है। ठीक है, कंपनी ने बराबर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया। 1651, 1656 और 1672 में प्राप्त फरमानों में उन्हें इन बाधाओं से मुक्ति मिली। मतलब कई बार इनको फरमान, मतलब एक विशेष प्रकार के डिक्लेरेशन घोषित किया जाता था शासकों के द्वारा, जिनके बाद इनको कंपनियां को व्यापार से छूट मिल जाती थी। अब उन्हें कुछ निश्चित राशि भारतीय राजाओं को देनी पड़ती थी। मतलब एक बार फिक्स राशि दे दिया से चलो तुम हमसे 1 लाख रुपया ले लो, लेकिन इन क्षेत्र में व्यापार करने के लिए बार बार हमसे तुम टैक्स नहीं मांगोगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। 1680 में मुगल सम्राट कंपनी पर जजिया कर लगाया और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, तो 1680 में सीमा शुल्क रहित मतलब विदाउट एनी सीमा शुल्क के इनको व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। अब इसी के द्वारा आपने देखा मद्रास डेवलप हो गया, बॉम्बे भी इनके हिस्से में आ जाता। अब ये कलकत्ता की तरफ जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि आप देखो मद्रास शुरू में बना, फिर बॉम्बे और फिर कलकत्ता, ठीक है। तो सबसे पहले मद्रास 1639, बॉम्बे 1687, अब ये कलकत्ता के लगेंगे। ये शुरू के जो 3 शहर जो थे, ये तीनों प्रेसिडेंसी सिटी थे, ठीक है। अभी भारत में 4 महानगर है ना, लेकिन उस समय 3 ही था, कलकत्ता, मद्रास और एक क्या हो जाएगा, बॉम्बे, ठीक है। और तीनों के तीनों प्रेसिडेंसी कहलाएंगे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, सॉरी कलकत्ता मद्रास से क्या हो गया यार, बॉम्बे, ठीक है। अब देखिए कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत ये लोग कैसे करते हैं। तो 1690 ईस्वी में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया। 1691 में फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति अंग्रेजी कंपनी को दे दी। मतलब औरंगजेब को एक बार पैसा दे दिया, ठीक है, उस पैसे के बदले, ठीक है, उस पैसे के बदले इनको व्यापार करने की अनुमति, ठीक है, कहां मिल गई, बंगाल में मिल गई, ठीक है। शीघ्र ही अंग्रेजों ने सूतानटी, इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, सूतानटी याद रखिएगा, सूतानटी में कारखाना स्थापित कर लिया और इसे किलाबंद कर दिया। 1696 में एक जमींदार शोभा सिंह ने बगावत कर दी। शुरू में शोभा सिंह जो था जमींदार था, इसने बगावत कर दी। और 1698 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, 1698 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 1200 रुपए में कंपनी ने जमींदार अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार खरीद लिया। मतलब 1200 रुपये दिए जमींदार को, अब बोला अब हमको राजस्व खुद वसूलने दो। तो 1200 रुपए में कंपनी ने जमींदारी अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार खरीद लिया, ठीक है। और इसको कहां कहां पे मतलब जमींदारी मिल गई 1200 रुपए के बदले, सूतानटी में, गोविंदपुर में और कालीकता में, ठीक है। तीनों शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 गांव थे, छोटे छोटे क्या थे, गांव थे, कस्बा थे। आगे चल के आप देखोगे 1698 में क्या किया जाता है, तीनों गांव को मिला दिया जाता है, ठीक है, सूतानटी, गोविंदपुर और कालीकता। अब तीनों को मिलाकर क्या बना देगा ये लोग, कलकत्ता या फिर कोलकाता बना देगा, ठीक है। किसको किसको, सूतानटी, गोविंदपुर और कालीकता, ठीक है। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंदर 3 प्रमुख बंदरगाह बंबई, मद्रास एवं कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। तीनों बड़े शहर थे और तीनों पे इनका क्या हो गया, अधिकार हो गया, ठीक है। और एक कलकत्ता को डेवलप करने का जो श्रेय जो जाता है जॉब चार्नोक को जाता है। किसको जाता है, जॉब चार्नोक, याद रखिएगा, ठीक है, चार्नोक, जॉब चार्नोक ध्यान में रखना है। मद्रास का फ्रांसिस डे हो गया और बम्बे के जेराल्ड ऑनगियर हो गया, ठीक है। तीनों नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना, ठीक है। और भी शहर के फाउंडर है, संस्थापक है। संस्थापक क्या, शहर तो पहले ही से था, उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको डेवलप किया, इसलिए उनको कहते हैं। तो सबका नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए, कभी कभी पूछा जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया, ठीक है। 1700 ईस्वी में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में आ गए, जिसका मुख्यालय कहां था, तो यहाँ पर मुख्यालय किसको बना दिया, तो फोर्ट विलियम को बना दिया, ठीक है। जिस तरीके से मद्रास में मुख्यालय कौन था, बताया था ना बेटा, कौन सा, सेंट जॉर्ज, ठीक है, वो भी किला था, ये भी किला था, ठीक है। कालीकता नाम अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता का दिया। पहले नाम कालीकता था, ठीक है। कालीकता होने का नाम क्या था, तो दक्षिणेश्वरी काली माता का मंदिर था, उसीलिए नाम उनका था कालीकता, लेकिन इनको बोलने तो आता नहीं था, तो कालीकता से इनको कर दिया कलकत्ता, ठीक है। तब पश्चात इस बस्ती का तेजी से मतलब क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जब ये सारी चीजें जब हो रही थी, तो उस समय के जो तत्कालीन शासक जो था फर्रुखसियर, तो फर्रुखसियर से इनको एक बड़ा फायदा होता है, ठीक है। फर्रुखसियर जो था गधा था, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मुगलों का घृणित कायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुगलों का घृणित कायर, ठीक है। ये पहला ऐसा शासक जो कि मतलब, ठीक है, सैयद ब्रदर्स जिसको किंग मेकर कहते थे, उनके सहायता से ये बना था, ठीक है। तो फर्रुखसियर के समय कंपनी का बहुत अधिक विस्तार होता है, क्योंकि कंपनी को एक फरमान जारी कर देता फर्रुखसियर, ठीक है। फरमान क्या होता है, विशेष प्रकार का विशेषाधिकार होता है, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, ठीक है, और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई छूटे और विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए। 1717 का साल था, तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। 1717 में एक टीम, ठीक है, कुछ लोगों का एक शिष्टमंडल जो जाता है फर्रुखसियर से मिलने जाता है, ठीक है। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, जॉन सरमन, ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन सरमन जो था इसका नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। जब मिलने जब जाता था फर्रुखसियर जो था एक लाइलाज बीमारी से प्रेरित था, ठीक है, काफी अधिक दुखी था, एक घाव जैसा कुछ उसको था, तो काफी इसको परेशान कर रखा था फर्रुखसियर को। ये जॉन सरमन के नेतृत्व में और भी लोग जो थे ना, आई थिंक 4 लोगों की टीम थी, मुझे एक्चुअली में सबका नाम नहीं याद है, लेकिन एक का नाम मिडल्टन की कुछ था,
वो मतलब डॉक्टर था पेशे से, ठीक है, उसने फर्रुखसियर का इलाज किया। अब फर्रुखसियर को उस बीमारी से मतलब क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। फर्रुखसियर बड़ा खुश हो जाता है। उसने मतलब 1717 में, ठीक है, अंग्रेजों को विशेष सुविधा प्राप्त कर दी, जिसको मतलब कंपनी का मैग्ना कार्टा के तौर पे जाना जाता है। इससे काफी अधिक फायदा हुआ। मतलब इसमें मतलब पूरी तरह चुंगी, बिना चुंगी दिए हुए कंपनी जो थी इन क्षेत्रों में व्यापार कर सकती थी, ऐसा मतलब था, ठीक है। तो 1717 में सॉरी, जॉन सरमन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर से फरमान पाने में सफल रहा, जिससे 1691 के फरमान की नियमित सुविधाएं गुजरात एवं दक्कन में बढ़ा दी गई थी। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी करके कंपनी को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए। और ये विशेषाधिकार कभी कभी पूछता है, बताओ 1770 में जो फरमान जो जारी किया गया था फर्रुखसियर के द्वारा, कौन सा इसमें था, कौन सा नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इसका एक एक लाइन को आपको समझना चाहिए, और इसे प्रश्न भी आते हैं। यहाँ पे 1717 में जो फर्रुखसियर के द्वारा जो फरमान जो जारी किए गए, उनमें कौन कौन सी सुविधाएं विद्यमान थी वो देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों पर राजस्व वसूली करने का अधिकार प्रदान कर दिए गए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब राजस्व वसूली करेगी कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों पे, ठीक है। 10,000 रुपए सालाना राशि के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई, ठीक है। तो सूरत बंदरगाह या फिर सूरत के आसपास जो भी व्यापार वगैरह होता था, उनसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनके वजह से मतलब क्या था, उनको पूरी तरीके से मतलब क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। लेकिन बदले में उनको कितने रुपए देने पड़ते थे, 10,000 रुपया देने पड़ते थे, ठीक है, सालाना था। कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। मतलब किसी प्रकार को कर नहीं देना था कंपनी को पूरे बंगाल में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। इसके बदले में कंपनी को वार्षिक रूप से 30,000 रुपया अदा देना पड़ता। सूरत के लिए कितने पैसे देने पड़ते थे वार्षिक रूप से, आप किसी प्रकार के टैक्स नहीं देना, एक बार पैसा दे दिया, ठीक है, लमसम कहते हैं। कितने, 10,000 सूरत में, और बंगाल में 30,000, ठीक है। और ये प्रश्न कई बार पूछा है बीपीएससी में, ठीक है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। बंबई में ढाले गए कंपनी के सिक्के को पूरे मुगल सम्राट में वैधता प्रदान की। पूछा जाता है कि विशेषाधिकार जो दिया गया था 1717 में, कहां के ढाले हुए सिक्कों के पूरे मुगल सम्राट में उसको वैधता दी गई। मतलब कि उस सिक्के से सारे मुगल साम्राज्य में व्यापार हो सकता था। तो सिक्के कहाँ ढाले थे, तो बंबई में, मुंबई में। हाँ बिल्कुल, ठीक है। कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकारों को बनाए रखा गया और उस क्षेत्र में उन्हें कर की छूट दी गई, इत्यादि विशेषाधिकार दिए गए। तो कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, समझ रहे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है एक कंपनी के लिए है, ठीक है। अब जो है पुर्तगालियों का किसके साथ संघर्ष होगा, डचों के साथ संघर्ष होगा। और डच के साथ संघर्ष होगा तो ये डच के साथ 1759 में डचों के पूरी तरीके से कहानी समाप्त कर देंगे। कौन सा युद्ध होगा, तो बेदरा का युद्ध। इसमें डच शक्ति पूरी तरीके से पराजित हो जाती है। फिर साल आ गया 1760 में, ठीक है, इसमें कौन सा, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच जो था पूरी तरीके से पराजित हो जाएगा। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ बांडीवास बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, बैटल ऑफ बांडीवास। इसमें फ्रेंच शक्ति प्राप्त हो गई, समाप्त हो गई। तो पुर्तगाली तो पहले ही से कहानी समाप्त, ठीक है, डच भी भाग गया बेदरा में। और 1760 में मतलब फ्रेंच शक्तियां भी चंदन नगर और उधर का पौंडीचेरी वगैरह सीमित हो जाती है। तो अब यहाँ पे इनको कहने सुनने वाला कोई नहीं था, ठीक है। अब मतलब ब्रिटिश कंपनी आफ्टर 1760 के बाद मतलब 1764 में बक्सर जीतेगी, खुला सार हो जाता है। उसके बाद भारत में जमकर मतलब शोषण करता है, क्योंकि 1759 और 1760 के बाद दोनों प्रमुख शक्ति की भारत से एकदम डाउनफॉल हो जाता है। तो कल के क्लास में हम लोग यहीं पहुंचेंगे, सब इनकी संघर्ष होना शुरू होगा, किनके साथ, डचों के साथ होगा, और फिर इनका संघर्ष किनके साथ होगा, तो पुर्तगालियों के साथ होगा, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत सारे तारीख है, बहुत सारे साल है। पढ़ा रहे थे ना। हाँ, तो क्या आपको अलग लग रहा था स्पेक्ट्रम? बिल्कुल नहीं, हम पूछ रहे हैं, हमें अलग नहीं हाँ, लग रहा था, स्पेक्ट्रम, तो बस पूछ रहे। हाँ है स्पेक्ट्रम ही है, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू